हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है पॉलिटिकल साइंस का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यह कंटिन्यू है और आज जो है ये पांचवा पार्ट होने वाला है। यह लास्ट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। तो जिन व्यूवर्स ने नहीं देखा है वो जा करके जरूर देखिएगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जा करके देखिएगा। और साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी क्लास यहाँ पे कंटिन्यू चली आ रही है। हालाँकि जो मंडे को कल क्लास होने वाली थी वो नहीं हुई किसी कारणवश, लेकिन अब जो है क्लास कंटिन्यू होगी, तो जुड़े रहिएगा ज़रूर। आपको मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया है, मैं सिलेबस आपका ज़रूर कंप्लीट करवाऊँगा, चाहे क्लास 20 मिनट की हो, 25 मिनट की, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा जितना भी लेना हो, जितना भी टाइम लगे मैं लूँगा। और मैं आपका कोर्स जो है ये 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट में ज़रूर कंप्लीट करवाऊँगा। एक तो है ज्योग्राफी और दूसरा है पॉलिटी। ठीक, ये 2 सब्जेक्ट मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊँगा आपको। साथ ही साथ आपका जो सिलेबस का वीडियो है पॉलिटी का, ये भी मैंने बनाया है, तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स, जो भी नए बच्चे हैं, वो नहीं देखे हैं, तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। और शेड्यूल आप लोग देख लीजिए कि कौन से दिन, कौन-सा चैप्टर, जो कौन-सा सब्जेक्ट चलता है। जो पॉलिटी है, यह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है। और जो ज्योग्राफी है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। हालाँकि इस सोमवार को ज्योग्राफी की क्लास जो है नहीं हो पाई है। बहुत खेद है मुझे कि मैं ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं दे पाया, परंतु अब जो है एब्सेंट नहीं होगी। अब क्लास कंटिन्यू चलने वाली है और क्लास का जो टाइम रहने वाला है, आप सभी को पता है 8 पीएम यानी कि 8 बजे शाम में क्लास चलती है। शाम को 8 बजे क्लास चलती है। दोनों की टाइमिंग 8 बजे ही है, चूँकि अल्टरनेट करके क्लास है। क्योंकि अल्टरनेट क्लास है यानी कि एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी है, इसीलिए शाम को जो टाइम फिक्स रखा गया है 8 बजे का रखा गया है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं चीन के बारे में। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे किया था। चीन किस तरह से खुद को शॉक थेरेपी से, साम्यवादी अर्थव्यवस्था से दूर रखते हुए कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को क्रमबद्ध ढंग से खोलता है, फिर किस तरह से वह विश्व के पटल पर आर्थिक शक्ति बनकर उभरता है, इस सब के बारे में अपने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखें वो जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ जो 3 चैप्टर जो हो चुके हैं उसका भी लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, भारत चीन संबंध ये कैसे रहे थे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। भारत चीन का संबंध किस प्रकार रहा, क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हुई और फिर किस तरह से उन संबंधों को सुधारा गया, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए यह जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इस चैप्टर में चीन का जिक्र आया भी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत चीन संबंध के बारे में। आप सभी को पता है 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1947 49 होगा यहाँ पे, टाइपिंग एरर है। 1949 में क्या होता है कि चीनी गणराज्य की स्थापना होती है या चीनी गणराज्य का गठन होता है। अब ये जो गणराज्य शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, एक सिंपल शब्दों में समझिए। गणराज्य कोई देश है तो उसमें जो सर्वोच्च सत्ता होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएगा। जैसे भारत, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है, जो राष्ट्रपति है, यह लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। यानी कि पहले जो भारत की जनता है यह विधायक या संसद का चुनाव करती है और फिर वो सभी मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए भारत में सर्वोच्च सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाती है और भारत एक गणराज्य है। जब चीन और इंडिया दोनों का गठन, मतलब इंडिया की आज़ादी मिली और चीनी गणराज्य का गठन हुआ, तो साथ ही साथ ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक साथ मिल करके एशिया का भविष्य तय करेंगे। विकासशील दुनिया और खासकर एशिया का भविष्य तय करेंगे। और ऐसा लगा भी जब पंचशील समझौता होता है 1954 में, 1954 में जब पंचशील समझौता होता है उस समय ऐसा लगता है। और उसी समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। यह जो भविष्यवाणी थी, यह जो उम्मीद थी कि यह दोनों देश मिलकर दुनिया का, विकासशील देशों का और खासकर एशिया का जो भविष्य तय करेंगे, इस बात की उम्मीद लगी कब, उम्मीद और जगी जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ उस समय। बाद में क्या हुआ कि चीन जो है
तिब्बत को हड़प लिया था। और यह जब आप दूसरा बुक पढ़ेंगे जिसका चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, उसमें काफी डिटेल में बताया गया है। तो उस समय क्या हुआ कि चीन बाद में तिब्बत को हड़प लेता है, ठीक, और तिब्बत को हड़प करके भारत की सीमा पर बस्तियां बनाना शुरू करता है। भारत इसका प्रतिरोध करता है, भारत इसका विरोध करता है, लेकिन चीन नहीं मानता है, जिस वजह से भारत और चीन के जो रिश्ते थे उसमें खटास आ गई, उसमें दरार आ गई थी। अरुणाचल प्रदेश का एरिया और लद्दाख का अक्साई चीन एरिया, जो पहले कश्मीर के अंतर्गत आता था, इसके कुछ क्षेत्रों पर चीन अपना दावा करता है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध हो जाती है। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाता है, और जब ये युद्ध होता है तो आपको, हमको, इस सभी को पता है कि भारत को इस युद्ध में हार झेलनी पड़ी थी। और जब भारत हार गया या युद्ध खत्म हो गया तो दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई, खटास आ गई, यानी कि बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हुआ था दोनों देशों के रिश्तों में, यानी कि व्यापार बंद हो गए ऑलमोस्ट, राजनयिक संबंध खत्म हो गए, सांस्कृतिक संबंध खत्म हो गए, ऑलमोस्ट जो रिश्ते थे वो ऑलमोस्ट ठप पड़ गए, खत्म हो गए थे। ये जो अक्साई चीन का इलाका है और अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, अगर इसको आप देखना चाहे मैप के माध्यम से, ये प्रतीकात्मक मैप है, ओरिजिनल नहीं कह सकते इसको, ठीक है, ओरिजिनल नहीं कह सकते, ये प्रतीकात्मक मैप है। तो यह जो इलाका है यह लद्दाख का माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का, और यह लद्दाख वाले अक्साई चीन का इलाका है। और यह जो मैंने सोर्स लिया है यहाँ पे दैनिक भास्कर का भी दिखा रहा है। तो इस दोनों इलाके पे चीन तो यहाँ पे नियंत्रण कर ही चुका है, और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश का जो भारत का एरिया है उस पे भी चीन अपना नियंत्रण बता रहा है। चीन कह रहा है कि यह इलाका भी चीन को बिलोंग करता है, चीन का है। तो इसी दोनों क्षेत्रों की वजह से 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ता है। और इसकी वजह क्या कह रही थी, जब आप चौथा चैप्टर पढ़ेंगे बुक 2 का, जिस चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध, उसमें काफी डिटेल में इस बातों को बताया गया है, तो मैं वहां पे आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि जब संबंधों में खटास आ गई, संबंध बिगड़ गए, तो फिर संबंध सुधरे कब। चीन, इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया कि 1970 के दशक में चीन ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। उसी सिलसिले में चीन ने वैचारिक मतभेद को भुला दिया भारत के साथ, और जो व्यवहारिक रूप से क्या कर लिया, चीन ने भारत के साथ रिश्तों की शुरुआत कर दी। 1981 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर के वार्ता शुरू होती है, यानी दोनों देशों के सैनिक कमांडर, ये सब राजनेता, ये सब बैठ करके जो भी सीमा पे विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच, इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। 1991 में दोनों देश एक दूसरे के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1991 में एक और घटना होती है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करता है, ठीक। तो इसी संबंध में जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था खोलता है दुनिया के अन्य देशों के लिए, इसी समय भी दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते अच्छे होते हैं, सुधरने शुरू होते हैं, और रणनीतिक रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं। 1988 के दिसंबर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि युद्ध के बाद भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, जो चीन का दौरा करते हैं और चीन के साथ राजनयिक संबंधों को सुधारने की दिशा में एक अगला कदम माना जाता है इसको। उसके बाद जब ये सब हुआ तो आज के समय की हम बात करें तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार है यह दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा है। भारत सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ करता है, और वहीं दूसरे स्थान पर भारत और चीन का व्यापार आता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार जैसे जो संगठन है, इसके इसको लेकर जो नीतियां हैं दोनों देशों की एक सी रही है। कुल ये संबंधों की शुरुआत रही है दोनों देशों के बीच। उसके बाद 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उसी समय क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी या खुद की नहीं थी, बल्कि चीन के द्वारा उसको मदद किया गया था। ऐसा करने के बावजूद भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास नहीं आई, भारत ने इसका विरोध नहीं किया, या इस वजह से भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़े। और इस बात का प्रमाण यह है कि दोनों देशों के बीच आज भी जो सीमा विवाद है इसको सुलझाने के लिए सैन्य स्तर की बैठक जारी है, और ये आप देख सकते हैं कि
जब आप न्यूज़ पढ़ते होंगे आपको पता होगा कि दोनों देशों के सेना एक साथ बैठते हैं या फिर राजनयिक जब मिलते हैं एक साथ, अधिकारी मिलते हैं एक साथ, तो सीमा विवाद को लेकर डिस्कशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, एक्चुअल में भारत और चीन के बीच जो संबंध है ये कैसे रहे हैं, किस तरह से संबंधों की शुरुआत हुई और बिगड़ा कैसे, ये सब आपको पता चल गया। हम जो पढ़ रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसमें 2 देशों के बारे में ज़रूर ज़िक्र करूँगा और आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। एक देश तो है जापान, एक देश है जापान, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। एक देश है जापान और दूसरा देश है दक्षिण कोरिया। जापान के बारे में पहले देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे है। जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मज़दा, ये जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है, विश्व प्रसिद्ध कंपनियां हैं, ये सब के सब जापान की है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन जरूर कम है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है ये समझिए। संसाधन दुनिया में मौजूद वे सभी वस्तुएं जिसका जिसकी जिसका उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है संसाधन कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन होता है और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। हालांकि संसाधनों का वर्गीकरण अलग-अलग आधार पे किया है, लेकिन जनरल सेंस में आप समझिए कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद होते हैं और जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कच्चा तेल, ऊर्जा, गैस, ठीक है। कच्चा तेल, गैस, ठीक। उसके बाद जो होते हैं लोहा, उसके बाद सोना, पीतल, तांबा इत्यादि, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। वही मानव संसाधन की बात करें तो वैसे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है या अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए किया है। जैसे कि आपके पास मोबाइल होगा, ठीक है। आप जिस घर में रहते होंगे, आप बाइक चलाते होंगे, कार होगा आपके पास, ठीक है, साइकिल होगी, पेन होगा, ये सब क्या है मानव निर्मित संसाधन है। ये इन सभी का निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों को पूर्ति हेतु किया है। तो जापान के पास जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। इसके बावजूद इसके बावजूद भी वह जो है विश्व में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर कोई भी देश काफी जल्दी आगे बढ़ सकता है, लेकिन जापान के पास इसकी कमी है, इसके बावजूद भी यह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। 1964 में क्या हुआ, जापान ओईसीडी का सदस्य बन गया। अब ओईसीडी क्या है, इसको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो होगा उसके माध्यम से बताऊंगा। 2017 में जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और एशिया का यह एकमात्र समूह है जो G7 का सदस्य है, ठीक है। समूह 7, ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्री है, इसका एक सदस्य है, एशिया का एकमात्र सदस्य, एशिया का एकमात्र देश। और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवा दूंगा, ताकि आपका जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आबादी की बात करें तो 11वां स्थान है विश्व में और परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है। 1945 में आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था और इसके बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2017 में बनकर उभरा था। संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है उसमें जापान का योगदान दूसरा सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, उसके बाद जापान करता है। यानी टोटल बजट का 10% योगदान जापान अकेला करता है। उसके बाद अगर बात करें कि इसका जो है जीडीपी दुनिया में तीसरा है ही, और साथ ही साथ मात्र जीडीपी का 1% यह खर्च करता है और फिर भी जो सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में 7वां स्थान है। यानी कि
सेना पे जितना खर्च होता है, जितने जो भी देश है सेना पे खर्च करते हैं, उसके मामले में 7वें स्थान पे जापान है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जापान सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। कुछ देश जापान के साथ आ जाते हैं, हालांकि यह देखने वाली बात है, दूरगामी बात है कि कब ऐसा होता है, क्योंकि जापान खुद अमेरिका के एलाइड है, अमेरिका का एक सहयोगी है। वहीं यहाँ पे दक्षिण कोरिया की भी बात की गई है, तो दक्षिण कोरिया भी अमेरिका के एक एलाइड कंट्री है, अमेरिका का एक सहयोगी कंट्री है। यह भी 1996 में ओईसीडी का सदस्य बना और इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य खर्च में इसका स्थान 10वां है। वहीं कुछ प्रसिद्ध ब्रांड की बात करें तो सैमसंग, एलजी और हुंडई, ये दक्षिण कोरिया के कुछ प्रसिद्ध ब्रांड है। वहीं अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, एचडीआई, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव सूचकांक विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो इस मामले में भी जो दक्षिण कोरिया है यह 18वें स्थान पे आता है। और एचडीआई क्या होता है, ओईसीडी क्या होता है, इस सब के बारे में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में इन दोनों देशों की बात की जा रही है, लेकिन यह बहुत ही दूरगामी सोच है। कितने दशक लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह दोनों के दोनों देश अमेरिका के अलाइड हैं, अमेरिका के मित्र मुल्क है, जो अमेरिका से अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और अमेरिका की जो संस्कृति है, जो सैन्य वर्चस्व है, इस सब में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी हेजेमोनी, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती जनरली नहीं दी जा सकती अभी के सेंस में, क्योंकि सभी देश अमेरिका के नज़र में आने से बचते हैं। इसलिए ये कहना अभी अ, उतना उपयुक्त नहीं होगा कि ये दोनों देश सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर जाएँगे या उभर करके सामने आएँगे। आई होप आपको ये जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, और सेशन कैसा लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। सेशन जैसा भी लगा हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।